अस्सलाम वालेकुम। विखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, मरियम फयाज़, किस्त नंबर 6। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मामूल की चहल-पहल थी। दानैन और ज़ैनब दोनों कैफ़ेटेरिया में बैठे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उसने बेबी कलर की कमीज शलवार और साथ में हमरंग दुपट्टा पहन रखा था, जबकि ज़ैनब ने सिंपल प्रिंटेड सूट पहना हुआ था। वो दोनों सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। तो क्या सोचा है फिर? ज़ैनब ने दानैन से इस्तफसार किया। किस बारे में? दानैन बोली। शादी के बारे में। वैसे सच बताओ ना, तो मुफ्त के नखरे कर रही है। वो इतना अच्छा आदमी है, अपना बिजनेस है, हैंडसम है, जवान है और तो और लड़कियों की इज्जत करता है। ज़ैनब ने एक लंबी तकरीर की। हाँ, कल देखा मैंने। दानैन ने आईब्रो उचकाकर देखा था। ज़ैनब ने थूक निकला। वो वो तो यार तूने इनको गुस्सा दिला दिया था ना। वैसे बंदा बुरा नहीं है। ज़ैनब शर्मिंदगी से बोली। नखरे करूं चाहे जो करूं, मुझे पता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दानैन उदासी से बोली। चल, तो दिल पे ना ले। दिल पे? मैं दिल गुर्दे फेफड़े सब पे लूंगी। इस खड़ूस प्रोफेसर ने मुझे समझ क्या रखा है। पे इसकी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बनाई ना, तो मेरा नाम भी दानैन काराबे नहीं। दानैन अज़म करते हुए बोली। चल, अब इसका लेक्चर शुरू हुए को 10 मिनट हो गए हैं ना गए तो वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। उठ, सीधी नीयत से। ज़ैनब उसे उठाते हुए बोली। भाई मैंने नहीं लेना इसका लेक्चर। दानैन ने अपना आप छुड़ाया। चल ना। अच्छा बस देख कर वापस आ जाएंगे। ज़ैनब ने उसे यकीन दिलाया तो वो भी मान गई। वो दोनों ने कदम क्लासरूम की जानिब बढ़ाए। इन दोनों के कदम क्लासरूम के दरवाजे के पीछे रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। हातिम लेक्चर देने में मसरूफ़ था। ज़ैनब आगे थी, जबकि दानैन उसके पीछे खड़ी थी। ज़ैनब ज़रा सा झुकी और आगे होकर क्लासरूम का मंजर मुलाहिजा करने लगी। क्या कर रही है? देख लेगा। दानैन ने उसे टहुका दिया। नहीं देखता। ज़ैनब ने लापरवाही से हाथ चलाया। क्यों? अंधा है वो? दानैन ने आईब्रो उचकाए। तो चुप कर ना, पता नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। ज़ैनब ने कानों को क्लास की तरफ मतवज्जो किया, जबकि दानैन का पारा हो ही हुआ। यार कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे पता नहीं। जा पूछ क्या। दानैन ने आंखों को स्पाट रखते अपने क्लासरूम की जानिब धक्का दिया। ज़ैनब सीधा क्लासरूम की चौखट पर गिरी। हातिम ने इस जानिब देखा तो दंग रह गया। ज़ैनब ने शर्मिंदगी से हातिम की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम जीजू। ज़ैनब ने पतीसी निकालते सैल्यूट के साथ सलाम किया। शट अप एंड गेट आउट। हातिम की गरजदार आवाज़ गूंजती पूरी क्लास को लफ्ज़ जीजू पर अटक गई। ज़ैनब अपनी जगह से उठती जाने के लिए मुड़ी कि हातिम की आवाज़ पर रुकी। आप और आपकी स्टूपिड दोस्त मुझे अगले 15 मिनट में अपने ऑफिस में चाहिए। जी सर। ज़ैनब बोली और चौखट से बाहर निकली। बाहर निकलते उसने साइड पर देखा तो दानैन आराम से सीने पर हाथ बांधे उसे तायराना नज़रों से देख रही थी। तेरा बेड़ा गर्क दानैन, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है भला? दानैन ने कोई जवाब नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ी। कहाँ जा रही है अब? उसके ऑफिस। दानैन बोली। पागल, वो हमारे घर कॉल कर देगा। ज़ैनब बोली। अब अपने होने वाले ससुराल में अपनी होने वाली मिसेज की शिकायत तो करने से रहा। दानैन बोली। कसम से दानी, तेरी हरकतें देखकर तो शैतान भी सोचता होगा कि यह गलत मेरे ज़हन में भी नहीं सी। ज़ैनब बोलते साथ उसके पीछे पीछे चल दी। चल, तूने रुकना है तो रुक, मैं तो चली। दानैन बोली। किधर चली? दलान लेने आ रही है, पता नहीं कहीं जाना है। अच्छा सुन, मुझे शादी में ज़रूर बुलाई, क्या पता कि लड़का मुझे पसंद कर ले। ज़ैनब शरारत से बोली। हाय मैं मर जाऊँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी मैं तुझे? तेरे बगैर थोड़ी होगी मेरी शादी। मैं साफ इनकार करूंगी कि पहले मेरी दोस्त को बुलाओ, फिर मैं शादी करूंगी। दानैन उसे गले लगाते हुए बोली। तंज कर रही है? पागल है सच्ची में। माँ कसम, मेरा बस जो चले तो मैं तुझे अपनी सोकन बना लूँ। दानैन एक्साइटेड होते हुए बोली। हाय दफा। हाँ हाय। धर फिटे मुँह तेरा बेगैरत ना हो तो अपना बस किसी और पे चला। मर जानी ना होए थे। ज़ैनब चिढ़कर बोली। अच्छा ना, मजाक कर रही थी। मेरी प्यारी सी दोस्त को देखना, कोई बहुत ही प्यारा सा दूल्हा मिलेगा। दानैन से फिर से गले लगाती बोली। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। ज़ैनब उस पर सदके वारी जाते बोली। चल ताराना आ गई, मैं चलती हूँ। दानैन मोबाइल पर मैसेज देखते हुए बोली। उससे मिलती डिपार्टमेंट से बाहर निकली। हाय कोई पता नहीं होगा कौन होगा, मर जाना। दानैन के जाते ही ज़ैनब झूमते हुए बोली। जहान यूनिवर्सिटी में इधर उधर खच्चर ख्वार होता फिर रहा था। वो कब से माहीन के डिपार्टमेंट में उसे तलाश कर रहा था, मगर वो थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर की ख्वारी के बाद आखिर में उसे माहीन सामने से आते दिखाई दी और जल्दी से खड़ा होता उसके पीछे लपका। माही। जहान ने उसे आवाज़ दी। माही ने जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़कर देखा तो इसके पीछे जहान हाँफता हुआ आ रहा था। जहान उसके सामने आ रुका और घुटनों के बल झुकता अपना सांस बहाल करने लगा।
माहिन सीने पर हाथ बांधे उसे दिलचस्पी से देखने लगी। कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, कहाँ थी? जहान ने उससे सवाल किया। तुमसे मतलब? माहिन ने जवाब दिया। ओ हेलो, इतनी जल्दी गिरगिट भी नहीं रंग बदलता होगा जितनी जल्दी तुम बदलती हो। जहान को तो मानो झटके लगे हों। क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया है? अभी उस दिन हमारी दोस्ती हुई है, अब तुम फिर नखरे दिखा रही हो। जहान फूले सांस के साथ बोला। शर्त पूरी कर दी क्या तुमने? माहिन बोली। निकाह होगा तो ही शर्त पूरी करूंगा ना, वरना अब बगैर निकाह के तुम्हें बाइक पर लेकर सैर करूंगा तो तुम्हारा भाई मुझे जन्नत की सैर करवा देगा। तोबा, नाउजुबिल्ला, ऐसे देखते जैसे मुझे उसकी भैंस खोलकर खोता बांध आया हूँ। जहान अपनी ज़बान के जोहर दिखाते हुए बोला। तमीज से नाम लो मेरे भाई का। माहिन उसे उंगली दिखाते बोली। नहीं, मैं तो ज़बान से ही लूंगा। जहान लाताल्लुकी से बोला तो माहिन का पारा हाई हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल जहान के सर पर रख मारी। अब जाके करो जन्नत की सैर, माहिन बोली। हाय मेरा सर, जहान ने दहाई दी। ड्रामेबाज, माहिन ने उसे लकब से नवाजा। तुमने अच्छा नहीं किया, एक बार निकाह हो जाने दो फिर देखना तुम। जहान नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। वॉट एवर। माहिन ने हाथ चलाया, वहां से निकल गई। पीछे जहान बस कुड़ कर रह गया। बड़ी आई, इसी मधुमक्खी की सोबत का असर, वरना अल्लाह ने मुझ जैसे शरीफ इंसान की किस्मत में ऐसी बदजबान लड़की थोड़ी ना लिखी होगी। जहान खुद कलामी करते हुए बोला। खैर दफ़ा करो, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं। देखो ज़रा, शाम को पार्टी और मैं यहाँ घूम रहा हूँ। वो मुंह में बड़बड़ाता डिपार्टमेंट से निकलता चला गया। मरियम इस वक्त अपने ऑफिस में किसी फाइल पर काम कर रही थी। वो मुकम्मल तवज्जो से काम में मसरूफ थी कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, मैम आपसे कोई मिलने आया है। कौन? मैम, दो लड़कियां हैं, दानैन और दलान नाम बता रही हैं। दानैन और दलान? मरियम ने तजस्सुस से इनका नाम दोहराया। जी मैम। अच्छा, हाँ भेजो इन्हें। इनकी बात सुनते अप्लाई ऑफिस से बाहर निकली। थोड़ी देर के बाद दलान और दानैन ऑफिस रूम में दाखिल हुई। मरियम अपनी जगह से खड़ी होती इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों, खैरियत से आना हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। खड़े क्यों हो, बैठो ना। मरियम इनको लेकर सोफे की सिमत पड़ी। वो दोनों डबल सोफे पर बैठी तो मरियम इनके सामने सिंगल सोफे पर बराजमान हुई। वो दरअसल। क्या दरअसल? पते की बात करो। देखें भैया, सुल्तान हवेली में इन सब लड़कों की बैचलर पार्टी है। अब देखिए, ये लोग एंजॉय करेंगे और हम इनकी शक्लें देखेंगे। हमें भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं? तनैन को चुप कराते दलान फल बोलती बेसाख्ता मरियम की हंसी छूटी। बस इतनी सी बात? मरियम हंसी को ब्रेक लगाते बोली कि इतनी सी बात तो नहीं है। खैर, इंतजामात करने में टाइम तो लगता है। दलान उदासी से बोली। कोई टाइम नहीं लगता। चलो शाबाश, घर वापस जाओ और तैयारी करो। तुम दोनों ज़ुमुर्द और अफनान को लेकर आ जाना। शाम को हम अपना एंजॉय करेंगे। मरियम खुशी से बोली। सच्ची? दोनों के मुँह से बेसाख्ता निकला। हाँ हाँ सच्ची, चलो अब वक्त बर्बाद ना करो, घर जाओ और तैयारी करो। हाँ हाँ चलो। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी होती जाने के लिए मुड़ी। मरियम से मिलते हुए वो कारा भी मेंशन को रवाना हुई। मरियम भी इनके जाने के कुछ देर बाद सुल्तान हवेली के लिए रवाना हुई। अब दोनों को आस दिलाई थी तो पूरी तो करनी थी ना। जिंदगी में मौसम की तरह होती है, कभी एक सी नहीं रहती। कभी गर्म तो कभी सर्द, कभी बहार तो कभी खिसा। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान खुद बदल जाता है। तो फिर किस बात का घमंड है इसको? ए बशर, बता तू, किस बात का? आखिर किस बात का घमंड है? कुछ भी तो नहीं है तू। मैं अशरफ हूँ, अजीम हूँ। क्या नफ़ा हुआ अशरफ होने का? जिंदगी, दुनिया और फिर मौत। खसारा ही खसारा है। जिंदगी खसारा है, महज खसारा है। और दुनिया क्या है? मोहब्बत। और मौत मोहब्बत। और जिंदगी सज़ा। और जुर्म मोहब्बत। क्या है मोहब्बत? मोहब्बत, हाँ मोहब्बत। तश्ते सुखन। और तश्ते सुखन क्या है? मोहब्बत। शाम ढलती खूबसूरत मंजर पेश करती देखने वालों को मबहूत करती ढलती जा रही थी। ये खूबसूरती भी बस कुछ देर की मोहताज थी। ईसा सुबह से पार्टी के इंतजामात देखने में लगा था। मनहूस सारे सुबह से काम में लगा हूँ, मजाले क्यों को मदद ही करवा दे। निकब में सारा सिर्फ खाने जोगे हैं। ईसा नखवत से बड़बड़ाए के सामने से मरियम आती दिखाई दी। इसके पीछे कुछ मुलाजिम थे जिनके हाथ में सजावट का सामान था। वो ईसा के पास आकर रुकी। ईसा ने उसके पीछे नजर दौड़ाई तो ठटका। क्या सीन है पार्टी का? मरियम ने ईसा से इस्तफसार किया। क्या सीन होना है? सुबह से अकेला ही लगा हुआ इंतजामात करने, किसी को शर्म नहीं आई कि साथ मदद ही करवा दे। खाने के लिए सारे पहुंच जाएंगे। ईसा ने दहाई दी। मरियम का कहकहा छूटा। हाँ, अब तुम भी हंस लो। ईसा चिढ़कर बोला।
अच्छा खैर, ये बताओ खाने का क्या इंतज़ाम है? मामा को बोला वो कर लेंगे इंतज़ाम, तुम क्यों पूछ रही हो? और वो सामान? ईसा ने नासमझी से उससे पूछा। तुम लोग अपना एंजॉय कर रहे हो तो हम लड़कियों ने भी अपना प्लान बना लिया ढोलक का। मरियम इत्मीनान से बोली। ओह अच्छा सही है, चलो फिर मम्मा को बता देता हूँ तुम लोगों का भी वहीं जा रहा हूँ। वैसे वैसे भी थैंक यू, मरियम बोली। ईसा किचन में चला गया तो मरियम भी मुलाजमों के साथ लाउंज में ही सजावट करवाने लगी, जबकि लड़कों का इंतजाम ईसा ने अंदर वाले टीवी लाउंज में किया था। सकीना जाकर इन सारी लड़कियों से कहो तैयार हो जाए, रात को ढोलक है। जी बेहतर, सकीना बोली और इन सबको इत्तलात करने चली गई, जबकि वो खुद काम में लग गई। इससे पहले सोफों को थोड़ा सा पीछे करवाते जगह बनवाई और बीच में पड़ी मेज़ों को उठवाते साइड पर सेट करवाया। फिर एक लाल रंग की चादर को कालीन पर बिछाते उसे सीधा किया। सोफों के आगे कुछ तकिए सेट करवाते एक साइड पर खूबसूरत सी ढोलक रखी। अब बाकी फूलों का काम था। वो बाकी सजावट की ताकीद करती अपने कमरे में जाने को तैयार होने लगी। आसमान पर सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। इनकी रोशनी सुल्तान हवेली की छत पर बिखरती खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। ताराबे मेंशन से मुराद और अहमद और इनके साथ लड़कियां पहुंच चुके थे, जबकि बारान और जहान पहुंचने वाले थे। फरहान भी सुल्तान हवेली पहुंच चुका था और इस वक्त ग्रे थ्री पीस में मौजूद नहायत पुरकशिश लग रहा था। उसकी आंखें इधर उधर बस मरियम को ही तलाश कर रही थीं। ईसा, बलाज, हनान, हातिम और मूसा भी तैयार होकर नीचे लाउंज में आ चुके थे। बलाज और मूसा ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि हातिम ने ब्लू चेक पैंट के साथ वाइट पैंट डाउन शर्ट पहनी हुई थी। हनान ने भी ब्राउन टू पीस पहना हुआ था, तो एक तरफ ईसा ने एक ब्लैक शलवार कमीज पहनी हुई थी। मुराद और अहमद दोनों ने कुर्ता शलवार ज़ेबतन किया हुआ था। दूसरी तरफ लड़कियों की तैयारी भी कुछ कम नहीं थी। सब लड़कियों ने पैरों को छूती मुख्तलिफ रंगों की फ्रॉक पहनी हुई थी। दलान, दानैन, अफनान, माहीन, समर्थ, माफारा और इशाल सब नीचे कालीन पर बैठे खुशखपियों में मगन थे, तो ऊपर सुल्तान हवेली की खवातीन सोफों पर बराजमान इन सबको खुशी से देख रही थी। मरियम तैयार होकर न जाने पोर्च में किस काम से गई थी। कुछ देर में बारान और जहान की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। दोनों गाड़ी को खड़ा करते बाहर निकले। सामने मरियम मुलाजिम को कोई काम बता रही थी और इस वक्त स्याह रंग की मैक्सी ज़ेबतन किए हुए थे। वो और बारान भी स्याह रंग की कमीज शलवार में मलबूस थे। बस बारान ने साथ क्रीम रंग की शाल पहनी हुई थी। वो दोनों बिलाशुबा बहुत हैंडसम लग रहे थे। जहान की नज़र जैसे ही मरियम पर पड़ी, वो फुदक कर मरियम के पास पहुंचा और बाछें खोलकर उसे देखने लगा। मरियम भी उसे इत्मीनान से देखने लगी। वैसे बड़ी कोई चालाक औरत है आप, कैसे हमारी नकल किया आपने? जहान तंज करते हुए बोला। मरियम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुत्ते की मार खाएगा, मरियम सबसे बोली। हैं? जी, दफा हो अब। यहाँ से सीधा जाकर राइट ले लेना और लेफ्ट साइड पर देखना भी मत, वरना तुम्हारी आंखें निकालकर इनकी यखनी बनाकर तुम ही पिलाऊंगी, समझे? तोपा तोपा, कितनी लंबी ज़बान है। वो कानों को हाथ लगाता मुंह में बड़बड़ाता अंदर की तरफ बढ़ गया। वरना क्या भरोसा मरियम का कि वो ऐसा कर भी दे, क्योंकि वो तो मरियम थी। इन दोनों की तकरार खत्म हुई तो बारान मरियम की तरफ बढ़ गया। मरियम की पीठ थी इसकी तरफ, इसके लंबे घने बाल किसी आबशार की तरह इसकी कमर पर बिखरे थे। बारान इनके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हुआ, जो अंदर की तरफ देख रही थी। हेलो मधुमक्खी, बारान इसके कान के करीब जाकर बोला कि बेसाख्ता मरियम अपनी जगह से उछलते मुड़ी। बारान की हंसी छूटी। तुम तो डरपोक निकली यार। बारान ने उसका मजाक उड़ाया, जो अभी तक अपनी धड़कन को काबू करने में लगी थी। मरियम ने रखकर एक थप्पड़ उसके शाने पर रसीद किया। बेहुदा इंसान। बारान ने अपना शाना सहलाते हुए उसे देखा और वो नज़र हटाना भूल गया। उसने पहली मर्तबा मरियम को यूं बनाव सिंगार में देखा था और ठीक ठाक किस्म का देखा था। मरियम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आया। क्या देख रहे हो? मरियम ने पूछा। देख रहा हूँ कि चुड़ैलें कैसे दिखती हैं, बारान दोबारा से अपनी टोन में वापस आते हुए बोला। जाकर अपनी माँ को देख लो। मरियम ने कहते साथ ही जबान दांतों तले दबाई और बारान की तरफ देखा, जिसने शायद सुना नहीं था। क्या कहा? बारान मतवज्जो होते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं, मरियम ने सुख का सांस लिया। वैसे तो काफ़ी अच्छा फैसला किया तुमने मुझसे शादी का। बारान ने कालर झाड़े। हाँ ना, जहाँ मैंने किसी और गधे से शादी करनी थी वहाँ तुम सही। हाँ ये भी। बारान कहते कहते रुके और चंबे से मरियम को देखा, जिसके चेहरे पर शरारत वाज़ेह थी। मरियम हंस हंस कर लोटपोट हो गई। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, बारान चिढ़कर बोला। हाँ आ रही है, और हंसूंगी भी, समझे बीस्ट। मरियम बोली और बारान के पास से गुजरते उसने अपनी आंख दबाई। बारान के गले की हड्डी उभरी और सांस अंदर ही कहीं अटका। ये पागल है कि मैं? उसने खुद से सवाल किया। जाहिर है कि तुम। मरियम ने बारान के कान के पास बोलते इसकी आंखों में देखते अब की बार बाईं आंख दबाई। उसकी यह हरकत देखते बारान को 440 का वोल्ट का झटका लगा था। ठरकी औरत। उसने उसे नया लकब दिया और मुस्कुराते हुए अंदर की जाने बढ़ गया, जिस तरफ से मरियम अभी अंदर गई थी।
सब लड़के आपस में खुशखबरियों में मगन थे। हनान और बलाज फरहान को कंपनी दे रहे थे तो दूसरी तरफ मुराद, ईसा और जहान साउंड सिस्टम को सेट करने में लगे थे। साउंड सिस्टम को सेट करने के बाद जहान एक आइटम सॉन्ग प्ले किया। गाने के लगते ही मुराद, ईसा और जहान के सवाए सब उछले। अभी मनहूस आदमी ये क्या लगाया है? मूसा तप कर बोला। इस समय जहान ने ईसा को कमर से पकड़ते स्टेप दिया। सब ने आंखें फाड़े इस मंजर को देखा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फरहान बड़बड़ाया। ईसा ने बेबाकी से जहान के चेहरे पर हाथ फेरा। वो सब अपनी जगह से उछले थे। गंदे मनहूस लोग, बारान बड़बड़ाया। अगले ही लम्हे मुराद कमर मटकाते आगे आया। अब की बार सबने मुंह फाड़कर इस मंजर को देखा और फिर सबके कहके फिजा में गूंजे। ला हौल वला कुव्वता। फरहान फिर बड़बड़ाया। अचानक ईसा आगे आते बलाज की गोद में बैठा। बलाज को करंट सा लगा और उसने बेसाख्ता उसे धक्का दिया तो ईसा नीचे फर्श पर जा गिरा। दफा दूर, साला दाढ़ी वाली औरत, उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। सबने इसकी बात पर कहकहा लगाया। मुराद ने एक बार फिर ठुमका लगाया। सबके कहकर फिर से उबल पड़े। सनाना आदमी, अहमद चिढ़कर बोला। अगली लाइन पर जहान मटकाते मटकाते हातिम के पास उसकी कमर में हाथ रखा। हातिम घबरा कर पीछे हुआ तो जहान ने इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की। हातिम ने फट से उसे धक्का दिया। सलील आदमी, हातिम बोला। अगली लाइन पर मुराद ठुमके लगाता बारान के पास पहुंचा। इसकी कमर पर हाथ रखते स्टेप दिया। बारान का चेहरा सुर्ख हुआ। लानती आदमी, शर्म से डूब मर, अपने कमिश्नर होने का एक लिहाज कर ले। बारान ने उसके मुंह पर लानत भेजकर कहा। अब ईसा और जहान एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले फरहान की तरफ बढ़े। फरहान इन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपने पैर से जूता निकालते इनकी तरफ फेंका। तो रुक जरा साला नूरानी शक्ल वाला इब्लीस, फरहान जूता फेंक कर बोला, जो सीधा जहान की कमर पर लगा था। हाय मैं मर गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहान के धाई पर सबके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो सब इसी शुक्र में लगे थे कि मरियम इनको खाने का बोलने के लिए कमरे में दाखिल हुई, मगर कमरे का मंजर देखकर इसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर। मरियम ऊपर हाथ रखे बोले कि सबने एक दूसरा फिर से कहकहा लगाया। मरियम जाने के लिए वापस मुड़ी तो हातिम जल्दी से इसके पीछे लगा। मरियम मरियम। हातिम की आवाज़ पर उसने मुड़कर उसे देखा। इसका चेहरा सुर्ख था। किसी को बताना मत। हातिम ने उसे ताकीद की। ये बात किसी को बताने लायक है? क्या बताऊंगी? अच्छा कि तुम लोग अंदर मुजरा कर रहे हो? मरियम ने तंज किया। अरे मुजरा नहीं, वो तो बस जहान और ईसा शुगर लगा रहे थे। ईसा हातिम ने सफाई पेश की। जो भी था खैर, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मरियम ने उसे मुतमईन किया। वैसे तुम आई क्यों थी? हातिम ने इससे सवाल किया। ओह हाँ, तुम लोगों को खाने के लिए बुलाने आई थी। अच्छा तुम चलो, हम आते। हातिम ने उसे इशारा किया और खुद वापस कमरे में चला गया। सब लोग खाने की मेज़ पर खाने से इंसाफ कर रहे थे। खाने की मेज़ पर सुल्तान हवेली के तमाम लोग और काराबे मेंशन की बस नौजवान नस्ल मौजूद थी। फरहान हनान के साथ ही बैठा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बारान बैठा था। जिसे वो मुकम्मल तवज्जो से देख रहा था। दूसरी तरफ बारान बार बार चोर नजरों से मरियम को देख रहा था, जिसे फरहान ने बखूबी नोट किया था। परसों निकाह का फंक्शन है, बहू इंतजामात कैसे चल रहे हैं? अब्बा हजूर बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा हजूर, इंतजामात तकरीबन मुकम्मल है। आयशा सुल्तान बोली। और बच्चों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? जी अब्बा हजूर, कल मैं और रुदाबा जाएंगे शॉपिंग के लिए। फातिमा और रुबाब भी हमारे साथ चले जाएंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा। आयशा सुल्तान ने बताया तो वो मुतमईन हो गए। बच्चियों को साथ ले जाते ना, अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेती। अब्बा हजूर ने तजवीज़ पेश की। जी अब्बा हजूर, अभी सिर्फ निकाह की शॉपिंग करेंगे हम, बाकी खुद शादी की तैयारियां ये करेंगी अपनी मर्जी से। रुताबा सुल्तान बोली। चलो, जैसे तुम खवातीन को मुनासिब लगे। फरहान, अब्बा हजूर ने उसे पुकारा। जी, तुम शादी में आ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल अब्बा हजूर, मैं तो आऊँगा ही। फरहान मिस्ट्रियाई अंदाज में बोला। सब लोग खाने से तकरीबन फारिग हुए तो मुलाजमा मीठा ले आई। सकीना, रुदाबा सुल्तान ने मुलाजमा को मुखातिब किया। जी बीबी, शाजिया नज़र नहीं आ रही आज? रुदाबा सुल्तान ने पूछा। सब इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बीबी जी, दरअसल वो सफाई करते वक्त इसके बालों पर तेज़ाब गिर गया था, अस्पताल में है जी। ओहो, अल्लाह शिफा दे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। जी बीबी, मुलाजमा कहती जा चुकी थी, जबकि मरियम के कानों में अभी तक इसके अल्फाज गूंज रहे थे। इसके बालों में तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब, बाल। माजी का एक बार फिर मंजर फरमा हुआ था। उसने बेसाख्ता अपने बालों को छुपा। मरियम, मरियम क्या हुआ बेटा? आयशा सुल्तान ने उसे कहा, जो खोई खोई हालत में थी। मेरे बाल। वो दीवानावार अपने बालों को पकड़ने लगी। सब लोग एक ही दम परेशान हो गए और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हातिम भागकर इसके पास पहुंचा। हातिम के हाथ लगाने की देर थी कि उसने चीखना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं, दूर रहो, दूर रहो।
मेरे बाल, वो दीवाना वाल बोले जा रही थी। बोलते बोलते वो ज़मीन पर जा बैठी और इसका सांस उखड़ने लगा। बारान साकत नज़रों से उसे देख रहा था। फरहान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने मरियम को शानों से थामते हुए अपने सामने किया। मरियम, मरियम, उसने तकरीबन उसे झंझोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो। फरहान उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरता हुआ बोला। मरियम ने उसकी आंखों में देखा। इसका सांस उखड़ने लगा था। वो मेरे बाल वो मुझे मार देगा। वो फिर चीख चीख कर बोली कि बेसाख्ता फरहान ने उसे अपने सीने से लगाया। उसकी ये हरकत देखते बारान और हातिम समेत सबने सवाई बड़ों के उसे अजीब नजरों से देखा था। हातिम ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से अलग करते फरहान को धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हातिम फरहान पर धाड़ा था। छोड़ो इसे, वो कोई खिलौना नहीं है। उसकी हालत देखो। फरहान ने आगे बढ़ते मरियम को हातिम से लेते अपनी तरफ किया। मरियम, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ। बारान उसे रिलैक्स कर रहा था जबकि हातिम अभी तक फरहान को खूनखार नज़रों से देख रहा था। इतने में माहीम मरियम का इनहेलर ले आई जिसे बारान ने पकड़ते उसके मुंह के पास पंप किया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा। इसका सांस बहाल हुआ तो बारान और बलाश ने उसे सहारा देते सोफे पर बिठाया। बारान खड़ा होता इनकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक हातिम फरहाद की तरफ बढ़ते इस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। मैंने तुझे खबरदार किया था ना कि मेरी बहन से दूर रहे। तूने हाथ भी कैसे लगाया मेरी बहन को? वो पागलों की तरह उसे मार रहा था जबकि बाकी सब इसे छुड़ाने में लगे थे। अचानक फरहान इसे धक्का देते खड़ा हुआ। हातिम के मुंह पर 2 मुक्के जड़े। लगाऊंगा हाथ, समझा तू? और तेरी बहन? हाँ, फरहान बोला। अभी मजीद कुछ बोलता कि आयशा सुल्तान जल्दी से इसके आगे। प्लीज़ चुप हो जा फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आयशा सुल्तान ने उसके सामने हाथ जोड़े। मामा क्या कर रही हैं? हातिम ने उन्हें दूर किया। चुप हो जाओ तुम, आयशा सुल्तान हातिम से बोली। क्यों चुप हो जाऊं? कोई भी आकर मेरी बहन को हाथ लगा दे और मैं चुप हो जाऊं? मरियम ने रोना शुरू कर दिया। उसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बलाज ने उन्हें अपने सीने से लगा दिया। बस कर दो तुम लोग, खुदा का वास्ता है। बलाज बोला। क्यों बस कर दो कमिश्नर साहब? मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फरहान तंजिया लहजे में बोला। कौन सा हक है? कौन सा तेरा हक? हाँ बता ना। हातिम उसे धक्के देते हुए बोला। बता ना किस हक से हाथ लगाएगा तू? हातिम फिर से बोला। फरहान ने एक नज़र अब्बा हजूर को देखा जो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। क्यों खामोश रहूं मैं? फरहान आगे बढ़ते मरियम की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया। जानता हूँ, मैं सब पता है मुझे। तुम कुछ नहीं भूली, सब याद है तुम्हें। सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए ड्रामे करती हो। वो उसे झंझोड़ते हुए कह रहा था जो मुसलसल रो रही थी। बारान ने आगे बढ़ते और उसे छुड़ाया और अपने पीछे किया। एक बार और हाथ लगाया ना तो जान ले लूंगा। बारान ने उंगली उठाते उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहा। मैं हाथ लगाऊंगा, बहन है मेरी। फरहान मरियम को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। बहन है मेरी। सब लोग इसी लफ्ज़ पर अटक गए थे। पूरे कमरे में एक सकूत छा गया। आयशा सुल्तान धप से सोफे पर बैठ गई जैसे सब खत्म हो चुका हो। क्या बकवास है ये? हातिम मरियम को इससे छुड़वाते हुए बोला। मरियम बेचारी खिलौना बनी, कभी इधर जाती तो कभी उधर। बारान साकत हुआ था। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। बकवास नहीं, यही हकीकत है। फरहान सिरे से बोला। तुम बकवास कर रहे हो, मरियम मेरी बहन है, तुम झूठ बोल रहे हो। हातिम इसका गिरबान पकड़ते हुए बोला। शहरोज साहब जल्दी से आगे बढ़े और इन्हें दूर किया। छोड़ो इसे, ये सच कह रहा है। शहरोज साहब बोले। सबको एक और धचका लगा। शहरोज नहीं, आयशा सुल्तान ने एहतजाज किया। चुप हो जाओ आयशा, बस बहुत हो गया। जो हकीकत है वो हकीकत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मरियम मेरी सगी औलाद नहीं है। शहरोज साहब रुंधे हुए लहजे में बोले। हातिम ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, मरियम मेरी बहन है। वो बोलते साथ मरियम की तरफ लपका। तुम मेरी बहन हो, है ना? बताओ ना सबको, तुम मेरी बहन हो? वो उसे झंझोड़ते हुए बोला। शहरोज साहब ने आगे बढ़ते हातिम के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। अब अगर एक लफ्ज़ और तुमने बोला तो तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। हातिम ने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा और बाजू से आंखें रगड़ते वहां से निकलता चला गया। बालाज इसके पीछे बढ़ा। अगर कोई मेरे पीछे है तो मैं खुद को ख़त्म कर लूंगा। हातिम ने मुड़ते बालाज को वार्निंग दी और हवेली से निकल गया। फरहान ने आगे बढ़ते मरियम को गले से लगाया। इतने सालों की हसरत और महरूमी थी जो आज पूरी हुई थी। हसरतें और महरूमियाँ इंसान को अंदर से खोखला करके छोड़ती हैं। शहरोज साहब ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से लेते गले से लगाया। तुम बेशक मेरी सगी औलाद नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सगी औलाद से बढ़कर चाहा है। शहरोज साहब उसे गले से लगाते हुए बोले तो मरियम बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूँ बाबा, मरियम रोते हुए बोली। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? नहीं बाबा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूली मैं।
कुछ भी नहीं भूली। मरियम रोते हुए बोली। आयशा सुल्तान फरहान की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगाया। फरहान का सब्र टूटा था और इसकी आंखों से गर्म स्याल बह निकला। फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मरियम को हमसे दूर मत करना। फरहान ने इनके हाथ पकड़े। मैंने भी आप लोगों के सामने ऐसे ही हाथ जोड़े थे कि मेरी बहन को कोई मुझसे दूर ना करे, लेकिन आप लोग इस वक्त जालिम बने रहे। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आप लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ, फरहान बोला। सब लोग बारी बारी सोफों पर बैठ चुके थे। अभी तक सब शॉक थे। तल्ख हकीकतों को कबूल करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। बारान एकदम खड़ा हुआ और वहाँ से निकलता चला गया। मुराद और जहान इसके पीछे गए, जबकि अहमद अब्बा हजूर की तरफ बढ़ा। हम अब चलते हैं अब्बा हजूर, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर ही करेगा। अहमद इनको तसल्ली देता लड़कियों को लेता बाहर निकला था, जबकि मरियम को फरहान ने अपने सीने से भींचा। रात का अंधेरा आसमान से छट चुका था, मगर यह अंधेरा कभी कभी अपना असर किसी के दिलो दिमाग पर सख्त कर जाता है। न चैन से जिंदगी गुजारने देता है, न चैन से मौत आने देता है। चैन, हाँ चैन। जिंदगी, हाँ जिंदगी। मौत, हाँ मौत। और मोहब्बत, मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत बीच से गई कब थी? बीच से, हाँ बीच से। किसके बीच से? जिंदगी, चैन और मौत समझ से बाहर है। मोहब्बत ऐसी ही होती है, समझ से बाहर। पहले जिंदगी में आती है, फिर चैन में खलट डालती है, और फिर क्या? चैन के बगैर भी कोई रह सकता है क्या? और जानते हो इसका क्या अंजाम होता है? क्या? मौत। मोहब्बत से काफ़ी बागी हो तुम। बागी से बागी कैसे होते हैं? हर मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं होता। हर मोहब्बत का अंजाम जिंदगी भी नहीं होता। तो फिर मोहब्बत करें ही क्यों? इख्तियार में थोड़ी ना होती है। मालूम नहीं। मोहब्बत से काफ़ी अनजान हो शायद। खुदा करे अनजान ही रहो। किससे? मोहब्बत से नहीं, बेचैनी से। एक ही बात तो हुई ना। सुबह का सवेरा कारावे मेंशन पर रोशनी का पैगाम लेकर दाखिल हो रहा था। कमरे की खिड़की से उजाला चुपके चुपके से दाखिल होते बारान के साथ शरारत करने लगा, जिसकी रात आंखों में कटी थी। और बेड पर सीधा लेटा था। आंखें वीरान थी और रात भर जागने से आंखों के पर्दे गहरे हो गए थे। इतना बड़ा धोखा! तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया मरियम। तुम इसकी कीमत चुकाओगी, यकीनन चुकाओगी। मैं इस फरहान से चिढ़ता रहा जबकि वो तुम्हारा भाई था। तो ये वो राज था। दरवाजे पर दस्तक ने उसके ख्यालात में खलल डाला तो वो होश की दुनिया में लौटा। आ जाए। बारान रुबाबे के कमरे में दाखिल होते उसे पुकारने लगी। बारान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताया जहान ने, कल रात वहाँ क्या तमाशा हुआ। जो जैसे हुआ है वो वैसे नहीं होना चाहिए था। वैसे नहीं होना चाहिए था? आप लोगों के इरादे तो थे कि ऐसा होता ही ना। बारान तल्खी से बोलता। बारान, तुम मनफी सोच रहे हो, रुबाब बेगम बोली। मैं गलत नहीं सोच रहा, बल्कि आप लोग गलत कर रहे हैं। बारान का लहजा काटता हुआ। क्या हो गया? कैसे बोल रहे हो? आप लोग सारी हकीकत जानते थे, मगर मुझे सबने अनजान रखा। क्यों मामा, आखिर क्यों? बारान धाड़ा था। हमने कुछ नहीं छुपाया। कल अगर वो तमाशा ना होता तो आज हम खुद तुम्हें सारी हकीकत बता देते। तुम खुद सोचो, निकाह के वक्त अगर तुम्हें यह हकीकत पता चलती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? हमें तो तुम्हें बताना ही था ना। रुबाब बेगम ने सफाई पेश की। आई एम सॉरी मामा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। बारान ने इनकी समातों पर फम फोड़ा। ठीक है, ये शादी मत करो अभी, मगर निकाह कर लो। रुखसती माहीन और मरियम की एक साथ हो जाएगी। रुबाब बेगम बोली। मैं निकाह भी नहीं करूँगा, मुझे वक्त चाहिए। बारान जोर देते बोला। तुम पागल हो गए हो? कल निकाह है और तुम आज इनकार कर रहे हो? रुबाब बेगम हैरानगी से बोली। आप जो भी कहें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। मैं हरगिज़ किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका किरदार मशकूक हो। बारान ज़ाब्ता से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मशकूक किरदार है इस बच्ची का? इस समय इसका क्या कसूर है? मैं मत काराबे कमरे में दाखिल होते ही बोले जो बारान की मोहम्मद काराबे कमरे में दाखिल होते ही बोले जो बारान की सारी गुफ्तगू मुलाहिजा कर चुके थे। इसका ये कसूर है कि उसने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। बारान आंखें दिखाते हुए बोला। और क्यों बताती वो तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? किस हवाले से बताती वो तुम्हें? जवाब दो, अब चुप क्यों हो? मोहम्मद साहब गुस्से से बोले। आप लोग जो मर्जी कर लें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। बारान धाड़ा। सबसे पहले तो अपनी आवाज़ को नीचा करके बात करो हमसे। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम नहीं। और ये क्या रट लगाई हुई है, निकाह नहीं करूँगा, निकाह नहीं करूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे निकाह नहीं करते। जवान हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते।
نکاح سے انکار تو کر کے دیکھو، میں تمہاری چمڑی کو دھیر کے رکھ دوں گا، محمد صاحب روب سے بولے۔ بارانی نے حیرانگی سے دیکھا اور نظریں جھکا کر خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر میری ایک شرط ہے، باران ہنوز گردن جھکائے بولا۔ کیسی شرط؟ محمد صاحب بولے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی جب میں چاہوں گا۔ باران نے اپنی شرط سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، مگر تم نکاح ضرور کرو گے۔ محمد صاحب اس کی شرط مانتے ہوئے بولے تو باران نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ سلطان حویلی میں اس وقت پریشانی کا عالم تھا۔ حاتم رات سے گھر نہیں لوٹا تھا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ بالاج، عائشہ سلطان نے پکارا۔ جی ماما، حاتم کا کچھ پتہ چلا؟ کیا پتہ چلنا ہے ماما؟ مجھے پتہ ہے وہ کہاں پر، لیکن وہ دھمکی دے کر گیا تھا۔ تم پلیز اسے جا کر لے آؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ بھی غصے میں غم میں ہے ماما۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مریم سے کس قدر پیار کرتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ پلیز میری خاطر۔ عائشہ سلطان نے التجا کی۔ اچھا میں جاتا ہوں۔ مریم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کیسی ہونی ہے، رات بھر سو نہیں سکی، تھوڑی دیر بعد ڈر کر اٹھ جاتی ہے، عائشہ بیگم دکھ سے بولی۔ باراج نے کچھ دیر ان کے چہرے کو دیکھا، پھر بولا، ماما وہ ڈر کیوں رہی ہے؟ کیا چھپا رہی ہیں آپ؟ باراج کے پوچھنے پر عائشہ سلطان نے نظریں چرائیں اور خاموش ہو گئی۔ ماما کیا ہوا تھا اس کے بالوں کو؟ کچھ نہیں ہوا تھا بالاج، تم چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ نا حاتم کے پاس۔ عائشہ سلطان نے بات بدلی۔ بالاج بھی کھڑا ہوتا باہر کی جانب بڑھا۔ فرحان اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ سر میں آئی کم ان؟ اس کا امپلائی نے دروازہ کھولتے اجازت چاہی۔ کم ان۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ہاں عظیم، مجھے یہ بتاؤ مس ہیر کام کیسا کر رہی ہیں؟ فرحان نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر ویسے تو ابھی انہیں جوائن کیا صرف ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، لیکن اب تک ان کی پروگرس کافی اچھی جا رہی ہے، کافی محنت لڑکی ہے، امپلائی نے جواب دیا۔ صحیح، خیر انہیں آفس میں بھیجو میری۔ فرحان نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو بولا اور حکم دیا۔ لیکن سر آج تو وہ نہیں آئی۔ خیریت؟ پتہ نہیں، سر انفارم نہیں کیا انہوں نے ابھی تک۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ فرحان نے اسے جانے کو بولا تو وہ پریشانی سے اپنے موبائل کو دیکھنے لگا۔ بالاج کی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے داخلی گیٹ کو عبور کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ وہ داخلی دروازے کو دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم لاؤنج کی جانب بڑھے۔ لاؤنج میں پہنچتے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر حاتم اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ بالاج نے سوال کیا۔ سر اوپر والے کمرے میں رات کو بہت غصے میں آئے تھے صاحب، بہت تھوڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں، ملازم نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ملازم کو اشارہ کرتے وہ خود اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ تھوڑا سا دھکیلتے اس نے اندر جھانکا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی، ہر شے ٹوٹی بکڑی نیچے فرش پر پڑی تھی۔ وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ حاتم بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ بالاج دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ حاتم کو اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ساری رات رونے کے باعث بری طرح سوجن کا شکار تھی۔ سامنے بالاج کو دیکھتے وہ سیدھا ہوا۔ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ بالاج نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ حاتم اپنا سب دوبارہ کھوتا بالاج کے گلے سے لگتا رونے لگا۔ بس کر دو حاتم، ہم پر رحم کرو، دیکھو میری طرف دیکھو۔ بالاج نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ دیکھو مریم بے شک ہماری سگی بہن نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ ہماری بہن نا، ہمارا اس سے دل کا رشتہ ہے۔ اور فرحان کی وہ کون سا سگی بہن ہے؟ بالاج اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب فرحان کی سگی بہن نہیں ہے؟ حاتم نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل فرحان کے بابا کی 2 شادیاں تھیں، فرحان ان کی دوسری بیوی میں سے ہے، جبکہ مریم پہلی بیوی میں سے، جن کو کبھی انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بالاج بولا۔ چلو شاباش، گھر پر سب پریشان ہیں تمہارے لیے، مریم کہیں نہیں جائے گی، فرحان برا نہیں ہے، تم خواہ میں اس سے اتنا لڑے۔ اس وقت تو سخت سہل لگ رہا تھا۔ حارم ہنکارا بھرتے ہوئے بولا۔ چلو اٹھو شاباش، اب سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بالاج اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ بالاج نے پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلایا اور پھر دونوں حویلی کے لیے نکلے۔ فرحان اس وقت سینٹورس مال میں موجود شاپنگ کر رہا تھا۔ اسے اپنی پیاری سی بہن کے لیے پیارا سا تحفہ خریدنا تھا جو وہ خرید بھی چکا تھا۔ اب وہ بے مقصد ادھر سے ادھر گھومے جا رہا تھا۔ سامنے اسے مردانہ کپڑوں کا ایک برانڈ دکھا تو اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اندر پہنچتے اپنے لیے کپڑے دیکھنے شروع کیا۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے ایک جانے پہچانی شکل ایک ریک کے پاس کھڑی نظر آئی۔ دماغ پر تھوڑا زور دیا تو اسے یاد آیا۔ اوہو کمشنر صاحب! وہ مسکراتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ فرحان اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ مراد نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو اپنا منہ کھولا۔
تم؟ مراد حیرانگی سے بولا۔ ہاں میں بس اپنے لیے کچھ دیکھ رہا تھا، تم تو نظر آ گئے۔ فرحان مسکراہٹ سے جائے بولا تو مراد بھی مسکرا دیا۔ ایسا ہی تھا، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا تھا۔ مراد اس کو اتنے میں باران ان کی طرف بڑھا، فرحان کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر متانت سے نظریں پھیر دی۔ فرحان کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیسے ہو باران؟ فرحان نے دل بڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ باران تلخی سے بولا۔ فرحان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ باران؟ مراد نے اسے خاموش کرانا چاہا۔ ٹھیک ہوں میں، باران اجنبیت سے بولا۔ اچھی بات ہے۔ فرحان نے اس کا شانہ تھپ کر بولتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مراد اس کے پیچھے لپکا، اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ شدت سے اس بات کی تائید کر رہا تھا کہ باران کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرحان؟ مراد نے فرحان کو پکارا تو اس کے قدم رکے۔ اس نے رخ موڑتے مراد کو دیکھا۔ تم پلیز اس کی باتوں کا برا مت منانا، ابھی تھوڑے غصے میں ہے۔ مراد نرمی سے گویا ہوا۔ ارے نہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ فرحان نے اس کا شانہ تھپکا۔ کل تک دیکھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ مراد نے اسے تسلی دی تو وہ محض مسکرا دیا۔ چلو میں چلتا ہوں، فرحان بولا۔ ٹھیک ہے، نمبر ہے میرا تمہارے پاس؟ ہاں حنان سے میں نے سب کے نمبرز لے لیے تھے، فرحان بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ مراد واپس اندر گیا تو باران شاپنگ بیگ اٹھائے باہر ہی آ رہا تھا۔ مراد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تجھے اس سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی پاگل، وہ بھائی ہے مریم کا، کیا سوچے گا؟ مراد بولا۔ تو میں کیا کروں، جو سوچتا ہے سوچے، مجھے پرواہ نہیں، باران لاپرواہی سے بولا۔ ایک دن بیٹا تیری یہ ساری لاپرواہیاں نکل جائیں گی اور اس دن تجھے پچھتاوا ہوگا، اللہ کرے تجھے وقت پہلے ہی ہدایت مل جائے۔ مراد افسوس سے بولا اور باران خاموشی سے چلتا گیا اور وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکل آئے۔ روکی، رک جاؤ روکی۔ یہ دلان تھی جو کب سے چھوٹے سے کتے کے پیچھے گھوم کر رہی تھی، جسے وہ زخمی حالت میں لے کر آئی تھی۔ کیا شیطانیاں کر رہے تھے میرے ساتھ گندے بچے؟ دلان نے اسے ڈپٹا اور اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ جہان کب سے ان دونوں کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا، آخر اس کی زبان میں کھجلی شروع ہوئی۔ گندے بچے؟ دلان بولی۔ کتے کے بچے، جہان بولا۔ دفع ہو تم یہاں سے نکارا انسان۔ دلان نے بوتل اٹھا کے اسے ماری جسے جہان نے بر وقت کیچ کیا۔ ہاں تم تو بڑی کام کی ہو نا، جیسے ہر کوئی چیز جہیز میں ضرورت کا سامان لے کر جاتا ہے اور تم پہلی ہوگی جو جہیز میں کتا لے کر جاؤ گی۔ جہان ہنستے ہوئے بولا۔ منحوس ذلیل آدمی، اپنا منہ بند رکھو، اور اس کا نام روکی ہے، سمجھے؟ دلان اس پر چیخی تھی۔ ویسے دلان ایک بات ہے، اس کے ساتھ رہ کے نا تمہاری شکل اس کی جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ جہان کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ بھائی دیکھیے مجھے کب سے تنگ کر رہا ہے، دلان نے باران کو بولا جو سیڑھیاں عبور کرتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ باران نے جہان کو آنکھیں دکھائیں جس کے جواب میں جہان نے آنکھ دبائی۔ باران نے اسے 5 انگلیاں دکھائیں۔ جہان بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر بیٹھ گیا جسے باران نے سرے سے نظر انداز کیا۔ باران کے حصار میں ہی دلان نے مسکراتے ہوئے باران کو دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھے۔ اللہ کرے تمہارے اچھے نصیب کرے۔ باران نے اسے دعا دی۔ اس کا تو نصیب اچھا ہی ہے بھائی، نصیب تو اس بیچارے کا پھوٹا ہے۔ جہان نے شرارت سے کہا کہ باران نے بے ساختہ جوتا اتارتے جہان کی طرف پھینکا جو اس کی کمر پہ لگتے لگتے بچا۔ الو کے پٹھے تیری آواز نہ اب نکلے۔ باران نے اسے خبردار ہی کیا تھا کہ جہان باران کی طرف سے رخ موڑتا ٹھمکے لگاتا اسے چڑھانے لگا۔ باران نے دوسرا جوتا اتارتے اس کی طرف پھینکا جسے ایک طرف ہوتے جہان بچا۔ جہان نے باران کے دونوں جوتے سمیٹے اور دوڑ لگا دی۔ سالے ہجڑے، رک تو ذرا بتاتا ہوں میں تجھے۔ بیچارہ باران ننگے پیر اپنی بہن کو اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ سلطان حویلی میں جہاں کچھ دیر پہلے پریشانی کا عالم تھا، اب پھر سے وہاں پر خوشیاں چہکا رہی تھیں۔ حاتم اور بلاج کچھ دیر پہلے ہی سلطان حویلی پہنچے تھے۔ عائشہ سلطان جلدی سے آگے بڑھتی حاتم کو گلے سے لگایا۔ تمہیں ذرا ترس نہیں آتا بوڑھے ماں باپ پہ؟ عائشہ سلطان نے شکوہ کیا۔ مجھے معاف کر دے ماما۔ حاتم نے معافی مانگی۔ شہرزاد بھی آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ ماں باپ کی محبت کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے۔ حاتم آگے بڑھتا ابا حضور کے گلے سے لگا تو ابا حضور نے اسے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ چلو اب جاؤ اور اپنی بہن سے ملو، رات سے پریشان ہے، شہرزاد اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے۔ حاتم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اوپر کا رخ کیا۔ مریم کے کمرے کے دروازے کے باہر اس کے قدم رکھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ ہمت جمع کرتے اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلا۔ سامنے ہی مریم پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ جنگلی بلی، حاتم نے اسے آواز دی۔ مریم اس کی آواز پر جھٹکے سے مڑی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ حاتم؟ مریم بھاگ کر اس کے گلے سے لگی۔ حاتم نے زور سے اسے خود میں بھینچا۔ میری پیاری بہن، میری جان، حاتم اسے خود میں بھینچتے بولا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم شرم نہیں آئی ہم سب کو پریشان کر دیا؟ مریم اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ حاتم محض مسکرا دیا۔ اس کی مسکان تلخ تھی، مریم کے دل کو کچھ ہوا۔
हातिम ने आंख उठाकर उसे देखा और कुछ देर उसे यूं ही देखने के बाद उसने नरमी से उसे गले से लगाया। तुम सिर्फ मेरी बहन हो, समझी? अगर तुमने इस मनहूस आदमी को भाई बोला तो फिर देखना तुम। मरियम इसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी। हाँ, मैं सिर्फ हातिम सुल्तान की बहन हूँ। खुश? मरियम मुस्कुराकर बोली। हातिम ने उसे अपने हिसार में लिया और दोनों नीचे की जानिब बढ़ गए। काराबे मेंशन में इस वक्त हू का आलम था। सारी खवातीनें इधर उधर भाग दौड़ में लगी थी। कल निकाह का फंक्शन था और लड़कियों के लिए निकाह के जोड़े भिजवाने थे। रुबाब काराबे और फातिमा काराबे दोनों ने मुलाजमाओं के साथ मिलकर सारा सामान खूबसूरती से पैक किया था। समीना, जल्दी से जाओ और इन निकम्मों को बुला कर लाओ। फातिमा बेगम ने मुलाजमा को बोला। कुछ ही देर बाद बारान और जहां नीचे आते दिखाई दिए। इनके बाद अहमद और मुराद भी नीचे आए तो रुबाब बेगम बोली, चलो लड़को शाबाश, ये सारा सामान उठाओ और शराफत के साथ उसे सुल्तान हवेली पहुंचाओ और मुझे अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। रुबाब बेगम ने उन्हें हुक्म सादर किया। क्या यार ममा, हम कोई मुलाजिम है इनके? आप ये सब मुलाजमों के हाथ भी तो भिजवा सकती हैं ना। जहान दहाई देते बोला। इसीलिए तो बुलाया तुम्हें जहान। रुबाब बेगम तीखे लहजे में बोली कि बेसाख्ता सबने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी छुपाई, जबकि जहान का चलता मुंह बंद हुआ। बेचारा जहान। बेचारा? बिल्कुल भी नहीं। जी मामा, आप बेफिक्र हो जाए, हम अभी जाकर ये सब दे आते हैं। बारान अपनी माँ को हिसार में लेते हुए बोला। रुबाब बेगम ने बेसाख्ता बारान के गाल पर हाथ रखा और इसकी आंखों में देखा। बारान, तुम खुश हो ना? रुबाब बेगम ने किसी खदशे के पेश नजर पूछा तो बारान ने बेसाख्ता गर्दन इस बात में हिलाई। अब कौन जानता था कि बारान के दिल में नफरत की आग भड़क उठी है। नफरत? हाँ नफरत। इंतकाम? हाँ इंतकाम। और अंजाम? आइन शीन काफ। ज़रूरी नहीं। नफरत की कोई वजह भी नहीं। ऐसे तो फिर मोहब्बत की भी वजह नहीं। मोहब्बत वजह थोड़ी मांगती है। और नफरत बेवजह नहीं होती। अगर हो जाए तो वो नफरत नहीं, हसरत होती है। और हसरतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं।